राहत की आस पर सरकार का साथ। कुछ इसी अंदाज में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर अपनी कुशल रणनीति से विपक्ष को जहां मुद्दा विहीन कर दिया, वहीं सदन में बजट अभिभाषण पर बोलते हुए सीएम शिवराज ने कोविड संकट से उबरे प्रदेश की जनता को कई बड़ी सौगातें दी। सीएम ने कोविड काल के बिजली बिल माफ करने का ऐलान किया, तो वहीं कांग्रेस सरकार के समय डिफॉल्टर हुए किसानों के कर्ज का ब्याज भरने की भी घोषणा की। माननीय अध्यक्ष महोदय, कई किसानों ने 2 लाख रुपया के माफी के चक्कर में पैसा नहीं भरा, डिफॉल्टर हो गए, और डिफॉल्टर हो गए तो ब्याज का चक्कर चालू हो गया। और इसलिए आज इस पवित्र सदन में ये फैसला कर रहा हूं आपके सामने कि जो डिफॉल्टर हो गए इस चक्कर में, क्या हमारा कर्जा माफ हो जाएगा, उनके ऊपर कर्ज के ब्याज का जो बोझ है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उतारने का काम करेगी। सीएम ने कहा कि प्रदेश तेज गति से विकास करे और गरीबों को उनका हक मिले, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। वहीं क्षेत्रों में विकास को पंख देने के लिए सीएम शिवराज ने विधायक निधि को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने की भी सदन में घोषणा की। जनता को राहत देना ये मेरा कर्तव्य है, और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय 88 लाख घरेलू उपभोक्ताओं का लगभग 6,400 करोड़ रुपया माफ कर दिया जाएगा। ये बिजली के बिलों की हमारा रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन हमने स्वयं ये कंटका कीर्ण मार्ग अपने लिए चुना है। आप पूरी शिद्दत से मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करते रहिए। इस बार हम एक फैसला और कर रहे हैं कि विधायक निधि बढ़ा के 2 से 3 करोड़ कर दी जाएगी। वहीं अपने सवालों के पहले ही सरकार की राहत के ऐलान पर विपक्ष चिंतित दिखाई दिया, क्योंकि कोविड संकट, बिजली बिल माफ और अन्नदाता को राहत के मुद्दे पर ही विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी की। लेकिन इसके पहले कि विपक्ष सवाल पूछता, सरकार ने बड़े ऐलान कर दिए। हालांकि अभी भी विपक्ष से सरकार की कोरी घोषणाएं करार दे रहा है। सारे ऐलान किए हैं, बहुत सालों से ऐलान किए हैं, क्रियान्वयन हो तब बात करेंगे। ये कहिए, ये सब कहने की बातें कही है इन्होंने 18 साल में। जब क्रियान्वयन होगा, 100% क्रियान्वयन होगा, तब बात करेंगे। ऐसे में ये तो साफ है कि कोविड संकट से उभरे लोगों और अन्नदाता किसान को मिली राहत एक संजीवनी का काम करेगी। लेकिन सीएम शिवराज के एक्शन और रणनीति के सामने कांग्रेस की रणनीति एक बार फिर विफल हो गई। अब देखना ये अहम होगा कि विपक्ष के सवालों के पहले ही सरकार की घोषणाओं के बाद अब विपक्ष किन मुद्दों के जरिए सरकार को घेरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। तो रणनीति जिस तरह से बनाई गई सरकार ने, और उस रणनीति पर क्या विपक्ष फेल हुआ? क्योंकि बीजेपी की तरफ से तो ये जवाब आ रहा है कि जो सवाल विपक्ष पूछने की तैयारी कर रहा था, उसके जवाब हमने पहले से दे दिए, या यूं कहें कि उन्हें योजनाओं के माध्यम से जनता तक पहुंचा दिया। अब हम IND एजेंडा पर चर्चा शुरू करेंगे, उससे पहले मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणाओं से विपक्ष मुद्दा विहीन हुआ? सरकार की अन्नदाता को राहत देने के बाद अब विपक्ष की रणनीति क्या होगी? 23 के रण के पहले सरकार की सौगातों से क्या बड़ी हैं कांग्रेस की मुश्किलें? यह भी बड़ा सवाल है। और सदन में अब किसी नई रणनीति के साथ सरकार की घेराबंदी कैसे करेगी कांग्रेस? तो ये तमाम वो सवाल हैं जिस पर हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। संजय यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विधायक हैं कांग्रेस के। उमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है IND 24 में। उमेश शर्मा जी, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी को ऐसा लगता है सर
कि सदन में से जो घोषणाएं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की हो या आपकी सरकार ने की हो वो कोरी हैं, वो पूरी नहीं होती। जी अच्छा है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में वही विपक्ष का नेता संभवतः बेहतर माना जाता है कि जो चिरसंतोषी रहे। अगर नेता प्रतिपक्ष से संतुष्ट हो जाएगा या नेता प्रतिपक्ष आश्वस्त हो जाएगा तो मुझे लगता है कि वो म्यान में से तलवार रहित हो जाएगा या कमान में से तीर रहित हो जाएगा। तो इस बात की हमको रंचमात्र भी फिक्र नहीं है कि कमलनाथ जी हमारे बारे में क्या विचार करते हैं या सरकार के बारे में उनका अपना आकलन या दृष्टिकोण क्या है। हमारा तो जो प्रतिबद्धता है वो मध्य प्रदेश की जनता के प्रति है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने आज जो 4 कदम आगे बढ़कर, आप देखिए कि कोरोना काल के अंदर विश्व की अनेकों अर्थव्यवस्थाएं तहस नहस हो गई है। पर भारत की अर्थव्यवस्था हो या मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था हो, बहुत गौरव का विषय है कि हम जो जीडीपी की दर 19.74 लेकर बढ़ रहे, मुझे लग रहा है कि वो देश के अंदर किसी भी राज्य में एक मिसाल है। और ये बहुत साहस का काम होता है कि कोई राज्य जो है वो 88 लाख का बिजली के उपभोक्ताओं का 6,400 करोड़ रुपए का जो बकाया है उसको माफ कर दे, एक बात। और दूसरा, मुझे लग रहा है कि कमलनाथ जी को तो आत्मावलोकन करना चाहिए। कमलनाथ जी की सरकार ने जो प्रपंच रचा था वो वचन पत्र के पाखंड पत्र के द्वारा, जिसमें कहा था कि 2 लाख का कर्ज माफ करा जाएगा। ये ठीक बात है कि 27.5 लाख का आंकड़ा प्रस्तुत सदन पटल में किया गया, पर ये तो बताया जाए कि उसमें से 2 लाख किसका माफ करा गया। और वो जो किसान डिफॉल्टर हो गए और केवल इसलिए डिफॉल्टर हो गए कि 2 लाख का कर्ज माफ हो जाएगा, और वो 2 लाख का ब्याज और पेनल्टी ब्याज उनके माथे पर मंडरा। और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने वो डिफॉल्टर ब्याज के भुगतान की जिम्मेदारी स्वयं के कंधों पर ली है। तो मुझे लग रहा है कि ये तो अभिनंदन करने योग्य कदम है। पर जैसा मैंने कहा है कि जो विपक्ष होता है वो विपक्ष जो होता है चिरालोचना करना उसका उत्तरदायित्व होता है। और हम भी इस बात को मानते हैं कि निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए। पर मुझे लग रहा है कि कमलनाथ जी जो है, आज मैंने अभी आपके चैनल पर कमलनाथ जी की बाइट को सुना है, तो कमलनाथ जी ने बहुत सतही शब्दों में आलोचना करी है। और उन्होंने कहा है कि जो घोषणाएं हैं जब क्रियान्वयन होगा तब देखा जाएगा। तो मुझे लगता है कि हम तो संकल्पित थे, जब हमने घोषणा करी है तो उसका क्रियान्वयन भी होगा। और सदन के अंदर घोषणा करी गई है, ये कोई राजनीतिक मंच से करा गया उद्बोधन नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि आज तो मध्य प्रदेश के किसानों के लिए और विशेष करके जो बिजली के बिल के उपभोक्ता है उन दोनों के लिए बहुत संतोष का दिन है। और एक आखिरी बात, आदरणीय संजय यादव जी भी जुड़े हुए हैं। विधायकों के लिए भी प्रसन्नता का विषय है कि उनकी जो विधायक निधि थी उसको 2 करोड़ से 3 करोड़ करा गया है। तो उनकी विधानसभा क्षेत्रों में निश्चित रूप से 1 करोड़ रुपए की जो अतिरिक्त विधायक निधि मिली है उससे विकास कार्यों को गति विधायक जी के माध्यम से मिलेगी। ठीक है, हम सवाल कर लेते हैं संजय यादव जी से। संजय जी, आप लोग सवाल तो खड़े कर रहे हैं, पर सरकार का ये कहना है कि हमने आपके समय पे जो किसान डिफॉल्टर हुए थे उनका ब्याज भी भरेंगे। फिर सरकार ने साथ ही साथ विधायक निधि भी बढ़ाई, लेकिन सरकार ये कह रही है कि विपक्ष को जो तर्कसंगत सवाल करने चाहिए थे वो सवाल नहीं कर रही। बहरहाल आप जवाब दे सकते हैं। जी देखिए, पहली बात तो ये मेरे साथी आदरणीय प्रवक्ता महोदय जी को ये बात शायद मालूम नहीं है कि कमलनाथ सरकार ने जब आई थी 12 महीने 15 महीने की सरकार आई थी, जब शायद ये लोग ये भूल जाते हैं कि 300 रुपए 600 रुपए पेंशन की थी, तब वही पेंशन 3 महीने की सरकार द्वारा इकट्ठी दे दी गई थी। तो कोविड काल में कम से कम उसने धनिया दाल मिर्ची खरीद ली, क्योंकि ये तो मजबूर कर रहे, सूखी रोटी और सूखा भात खाना में मजबूर कर रहे, क्योंकि जितने का देनी रहे, जितने का थैला है उससे कम का अनाज है, तो जितने का ढोल उतने का मजीरा, ये ढिंढोरा पीटने वाले लोग हैं। ठीक। और शिवराज जी फेंक रहे थे, हम लोग झेल रहे थे। और निश्चित रूप से गौशाला के लिए कमलनाथ सरकार ने काम किया, गौशाला 1000 गौशाला खोलने का काम किया। निश्चित रूप से आज इन्होंने पशु आहार नहीं दे पा रहे, गाय भूखी मर रही गौशाला में, आप आए दिन देखते रहते हैं। तीसरी बात हमारे साथी ने कही, मैं उनकी बात का जवाब नहीं देना चाहता हूं कि ये सदन में उत्तर आ चुका है, इनके मंत्री द्वारा दिया गया है कि कितने लाख किसानों का कितना कर्जा माफ हुआ, ये सदन में उत्तर आ चुका। और आप एक बहुत अच्छी बात बोल रहे थे कि शिवराज जी बाहर मंच पे नहीं बोल रहे थे, सदन में बोल रहे थे। मतलब जो शिवराज जी बाहर घोषणाएं करते हैं उनकी सब घोषणाएं झूठी होती हैं, ये आपने सिद्ध किया, क्योंकि आप कह रहे थे सदन में बोल रहे थे। आज शिवराज सिंह जी चौहान की पिछले जब से मुख्यमंत्री हैं, जब से 22,000 घोषणाएं उनकी बाकी हैं। आनी शिवराज सिंह जी चौहान ये आंकड़ा क्या सर ये बनाया हुआ है? क्योंकि 22,000 तो बहुत लंबा आंकड़ा होता है। जी
देखिए शिवराज जी, निश्चित रूप से आप पता कर लीजिए, लिखित में जानकारी है, 22,000 उनकी घोषणाएं बाकी है इतने सालों में जो उन्होंने पूरी नहीं की, क्योंकि वो लफाज लोग हैं, इनको असत्य बोलना, भ्रम फैलाना, भ्रमित करना। लेकिन मैं आपसे एक चीज बोलना चाह रहा हूँ, बोलिए। आज शिवराज जी का अभिभाषण हुआ, अब हम लोगों की बारी है। कल बजट पे अभिभाषण होगा, तब हम बोलेंगे ना, आप तो फेंक रहे थे तो हम झेल रहे थे, लेकिन वास्तविकता कल से आपको धरातल में समझ में आएगी कि आपने जो बातें कही कितनी सच्ची है, कितनी झूठी है। आप लोगों को गुमराह भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आपने कहा सत्ता पक्ष के विधायकों को 15 करोड़ देंगे, और एक तरफ कहते हैं हम भेदभाव नहीं करते। फिर आपने सत्ता पक्ष के विधायकों को 15 करोड़ रुपए देने की बात की। क्यों दिए जा रहे हैं 15 करोड़? क्योंकि विधायक कहीं भग न जाए, और उन्होंने कहा है, इनके मेरे को अपने साथी विधायक बता रहे थे भाजपा के, कि कम से कम शिवराज जी ने हम लोग को चुनाव लड़ने का इंतजाम कर दिया। अगर 15 करोड़ दिए तो 20 लाख रुपए उसमें कमीशन मिलेगा हम लोगों को, तो 2 करोड़ का इंतजाम शिवराज जी ने चुनाव लड़ने के लिए सरकारी दल से उनको कर दिया है। संजय यादव जी, आप भी उसी सदन के सम्मानित सदस्य हैं। मुझे ठीक है, आप ये बताइए, आप पहले ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कितना 24,000 कहा था आपने, 24,000 घोषणाएं की, फिर ये 15 करोड़ वाली बात। लेकिन एक सामान्य जन के जानने वाली बात वो होती है सर, जिसे अक्षरशः बताया जा सके। अगर हम जनता को ये बताएंगे कि देखिए मध्य प्रदेश में विधायक निधि को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया, ऑन पेपर वो चीज आ जाएगी। ये वाली बात हम कैसे बताएंगे? ये जो आपकी दोनों चीजें हैं, आप बताइएगा। रिकॉर्डेड है जबलपुर में। मैं अपने जिले की बात कर रहा हूँ कि जबलपुर में मैं सुनिए तो घोषणा की गई, पूरी नहीं हुई गई। ऐसे सब जिलों की बात है। ठीक है, शिवराज जी को नारियल जेब में लेके चलते हैं ना। ठीक है, अब अगले सेगमेंट में आप इसी बात को कंप्लीट कीजिएगा। सुरेश जी का रुख करते हैं। सुरेश जी, आज जो महत्वपूर्ण फैसले सदन में लिए गए, सरकार ने जो बड़ी घोषणाएं की, उसमें एक तो विधायक निधि की है, साथ ही साथ डिफॉल्टर किसानों का ब्याज अब सरकार देगी, जिसपे हम लोग अभी चर्चा भी कर रहे थे। और एक और अन्य चीज है, वो ये कि कोरोना काल में जो बिल बढ़ के जो आए थे, वो बिल भी माफ किया है। साथ ही साथ सरकार ने ये भी कहा है, मतलब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, कि वे लोग जिन्होंने पैसा जमा कर दिया है उनको भी समायोजित करवा देंगे। ये 3 अहम चीजें हैं सर, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जी देखिए, सरकार जब राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देती है, तब इस प्रकार की घोषणाएं करना नई बात नहीं है। ठीक। और मेरा जो अनुभव है उसके हिसाब से ये है कि जो सदन में घोषणाएं की जाती हैं, उन घोषणाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होती है। और उसे जो है, जो घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए जो समिति है, वो उसका मूल्यांकन करती है। इसलिए ये कहा जाना कि सदन में की गई घोषणाएं राजनीतिक घोषणाएं नहीं होती, बल्कि प्रशासकीय घोषणाएं होती हैं, अनुचित नहीं होगा। इसलिए जो घोषणाएं की गई हैं उनका क्रियान्वयन होगा। हम उन घोषणाओं के राजनीतिक अभिप्राय निकाल सकते हैं, उनका हमें अधिकार है। हम पत्रकार के नाते उनकी समीक्षा कर सकते हैं कि इसमें किसानों के प्रति समर्पण का भाव हो सकता है, तो फिर बाकी लोगों के प्रति भी इसी प्रकार के समर्पण का भाव होना चाहिए कि कोरोना काल में जिन लोगों ने अपना कर्जा नहीं चुका पाए या कर्जे पर जो ब्याज था, सरकार उनके बारे में क्या धारणा रखती है। तो ये बातें हम लोग समीक्षा में कह सकते हैं। जहां तक विधायक निधि का प्रश्न है, तो मुझे वास्तव में इस बात के लिए बड़ा हर्ष है, और मेरे लिए तो ये खबर है कि 20% कमीशन मिलता है। यदि 15 करोड़ भाजपा वाले विधायकों को मिलेगा तो वो 20% कमीशन लेंगे, तो ये 3 करोड़ विधायक निधि मिलेगी। इसमें भी 20% कमीशन का फार्मूला लागू होगा। तो मुझे लगता है कि क्या ये विधायकों को 20% कमीशन के लूट की छूट दिए जाने संबंधी बात संजय यादव जी ने कही है। बहुत वरिष्ठ हैं, वो सीनियर नेता हैं। इन सब बातों से कहीं न कहीं ये संदेश जाता है कि जो हमारा माननीय है, वो इस तरह से इस प्रकार की कमीशन खोरी में लगा हुआ है। क्या ये धारणाएं निकालना चाहिए? ये गंभीर बात है। और यदि अपनी ही बिरादरी के जांग उगाड़ने की बात है, और तो मुझे लगता है ये हम लोगों के लिए तो बड़ी खबर है। चलिए, मैं संजय यादव साहब से भी जी बोलिए सर। ठीक है, इस पर हम संजय यादव साहब से भी जवाब लेंगे। उमेश जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने जो घोषणाएं तो की सर, लेकिन विपक्ष को ऐसा लगता है कि इन घोषणाओं में वो दम नहीं है,
वो फलीभूत नहीं होंगी। पहला सवाल, चाहे नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ को सुना जाए। दूसरी बात, मतलब जिन चीजों को आप लोग बहुत एक्सप्लोर होके बता रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए साहब, कोरोना काल में जो विषम परिस्थिति वाला समय था उसको भी हम अब पाटने की कोशिश कर रहे हैं, बट विपक्ष को उतना मजबूती इसमें नजर नहीं आती। नहीं, हमारे लिए ये कोई विषय बहुत ज्यादा चिंता का नहीं है कि विपक्ष हमारे बारे में क्या धारणा रखता है। हाँ। हमारा जो उत्तरदायित्व है, चुनी हुई सरकार का जो उत्तरदायित्व होता है, चुनी हुई सरकार का उत्तरदायित्व जो होता है वो जनता के प्रति होता है। हम जनता की अपेक्षाओं पे कितना खरा उतर पाते हैं, हम जनता की आकांक्षाओं को कितना पूरा कर पाते हैं और जनता की जो जरूरतें हैं उनसे सरकार कितना इत्तेफाक रखती है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी कैबिनेट ने जो विचार करा होगा, उस विचार में ये आया कि बिजली के बिलों के कारण जनता को राहत प्रदान करना इस समय आवश्यक है, तो वो कदम को उठाया गया है। और उनको लगा कि इस समय जो माननीय विधायक है उनको अपने अपने क्षेत्रों में विकास करने के लिए अगर 1-1 करोड़ की अतिरिक्त निधि को प्रदान करा जाएगा तो निश्चित रूप से जो विधानसभा क्षेत्रों का विकास है 230 विधानसभाओं में, उसमें तो मुझे लग रहा है कि कोई विभाजन रेखा खींची नहीं गई है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को दिया जाएगा और कांग्रेस के मित्रों को नहीं दिया जाएगा। अब ये प्रश्न में तो सुरेश जी भाई साहब ने बहुत ही उसका सुंदर उत्तर दिया है। जो मैं कहना चाहता था वो उन्होंने कह दिया, उसको मैं दोहराऊंगा नहीं कि अगर ऐसा कहा जाता है और वो भी एक चुने हुए माननीय विधायक के द्वारा कहा जाता है कि 20% का कमीशन मिलता है, तो मुझे लगता है कि तो छल्ली जो है वो सुपड़े से कह रही है कि तुझ में बहुत छेद है। जब इस प्रकार का आरोप चस्पा करा जाता है तो मुझे लगता है ये कालिक तो जो है वो पूरे 230 के ऊपर पोती जा रही है और इसके बारे में विचार करना चाहिए कि हम चुने हुए विधायक और हम अपने चुने हुए विधायकों की बिरादरी के बारे में इस प्रकार का आरोप कैसे लगा सकते हैं। आपकी बात पे जो बात उन्होंने आपकी बात पे मुस्कुरा रहे हैं यादव जी, मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराना ही चाहिए, यह विचार का युद्ध है, उसमें कोई प्रहार की नहीं, बात मैं नहीं मुस्कान है। मैं भी उनकी बात पर मुस्कुरा रहा तो बता था। सकते जिस हैं। समय वो ठीक है, जिस समय वो हमें लफाज कह रहे थे उस समय भी मैं मुस्कुरा रहा था, और जिस समय उन्होंने कहा था कि इन्होंने कहा कि राजनीतिक मंच से नहीं कहा गया, तो मैंने जो है वो संसदीय शब्द का उपयोग करा। चलिए हम संजय यादव जी को ही सुन लेते हैं। ठीक है, विवेक जी बोलिए बोलिए। विवेक जी समाप्त कर रहा हूँ। संजय जी की एक बात अधूरी रह जाएगी और मेरे मन में कसक रह जाएगी। उन्होंने कहा कि उमेश शर्मा ने स्वयं स्वीकार करा कि राजनीतिक मंच से नहीं कहा। राजनीतिक मंच से जो घोषणाएं करी जाती है वे राजनीतिक होती है, और जो सदन में घोषणाएं करी जाती है वो विधि सम्मत होती है, प्रशासकीय होती है। तो थोड़ा सा इस अंतर को मैं परिलक्षित करना चाह रहा था। आखिर संजय जी का अपना दृष्टिकोण है। उमेश जी ने अपने तरफ से अंतर स्पष्ट कर दिया है। संजय जी देखिए, पहली बात तो मैं अपने साथी को बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया कि जो मंच से घोषणा की जाती है वो राजनीतिक होती है। मतलब जो केंद्र सरकार के हम गृह मंत्री जी कहते हैं कि जो भी हम मंच से बोलते हैं वो जुमला होता है, तो आज स्पष्ट हो गया मध्य प्रदेश में कि शिवराज जी जिस भी जिले में जाते हैं वो मंच से कोई घोषणा करते हैं तो वो एक जुमला होता है। ये बात स्पष्ट आपने कर दी है कि वो राजनीतिक होती है, उस पर भरोसा मत करना। शिवराज जी किसी जिले में जहां कि ये पुल बना देंगे तो उस पर भरोसा मत करना, क्योंकि हमने सदन से घोषणा नहीं की थी, हमने मंच से घोषणा की थी। और आप स्पष्ट कर रहे हैं कि जो मंच से घोषणा की जाती है वो राजनीतिक घोषणा की जाती है। मैं अब ये पता है, ये जो बच्चे विज्ञान और हिंदी की कक्षा पढ़ते हैं ना, तो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप लोगों के अब जो सवाल जवाब हो गए बिल्कुल अंतर स्पष्ट जैसे हो गए। मैं चाहूंगा आप लोगों को एक हम ओपन प्लेटफॉर्म देते हैं, आप लोग उसमें चर्चा जरूर कीजिए, क्योंकि ये मेन चर्चा है। जी, आप लोग चर्चा कर सकते हैं। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, आज आपने क्या रोजगारों की बात की, क्या बेरोजगारों को रोजगार देने की, और मैं आपसे बता दूं कि आज मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना ना होती तो कोविड में कितने बुरे हाल होते। आज कोविड में मैं बताऊं, मैंने देखा है, पीड़ितों का दुख देखा है, दर्द देखा है, लोगों के जीवन। उमेश जी आप भी जवाब दे सकते हैं, ओपन मंच है। जमीन बिक गई, जमीन बिक गई, उन लोगों के पास खाने पैसे नहीं थे, अस्पताल वालों ने लूट लिया, प्राइवेट अस्पतालों वालों ने, उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था सरकार का। अगर इतनी मौत हुई है तो उसका जवाबदार कौन है? इनके पास आंकड़े हैं, आंकड़े क्यों छुपाए गए? अगर आपको लगता रहा कि इतनी मौतें हुई हैं, वो स्पष्ट दीजिए है कि एक एक शमशान घाट में एक एक दिन में 100 लाशें जलाई गई हैं। ये किसकी गलती है? किसका परिणाम है? किस तरह से बंदरबाट हुई है? किस तरह से ऑक्सीजन की कमी से लोगों को मौत हुई है? क्या ये सरकार का दायित्व तो जवाबदारी नहीं बनती? आप अपनी पीठ थपथपा रहे,
लेकिन कोरोना में जो लोगों की मौत हुई है, कोरोना में जो लोग बेरोजगार हुए हैं, आज मध्य प्रदेश में कितने बच्चे स्कूल के बाद कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। हाँ। ये भी गंभीर विषय है कि मध्य प्रदेश का बच्चा ओपन फायर राउंड तो हमारे संजय जी के ही सवालों से निकल गया। जी, ओपन फायर राउंड संजय जी के सवालों से ही निकल गया। ठीक है उमेश जी, आप जवाब दे सकते हैं इस बात पर। नहीं, मुझे लगता है कि जिस समय हनुमान जयंती होती है उस दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है, जिस दिन शनि जयंती होती है उस दिन शनि जयंती मनाई जाती है। हाँ। आज का जो डिबेट का विषय था, आज का डिबेट का विषय विधानसभा के भीतर जो मुख्यमंत्री जी ने आज घोषणा करी है उन घोषणाओं के निमित्त था, और कोरोना में जो मारे गए हैं या क्या घटनाक्रम घटा था उसके बारे में हम चैनलों पर बार बार बहस कर चुके। और कोरोना काल में मनरेगा की आवश्यकता कहां पड़ गई? कोरोना काल में तो लंबा लॉकडाउन चला है साहब, और उस समय मध्य प्रदेश की सरकार हो या भारत की सरकार हो, 80 करोड़ लोगों तक अन्न पहुंचाया गया निःशुल्क, और केवल 1-2 दिन का नहीं, 5-5, 6-6 महीने का अन्न निःशुल्क पहुंचाया गया। तो ये सरकार तो ममत्व और मानवता के आधार पर काम करने में विभाग की भरोसा रखती है। और कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी की जो आलोचनाएं होती है वो इतनी सतही और राजनीतिक होती है कि हम चुनाव में इनको मात खाना पड़ती है। अंतिम ऑडिट का अधिकार जो होता है वो जनता जनार्दन के पास होता है, और हम 5 साल में अपना ऑडिट कराने जाते हैं। अभी 4 राज्यों के चुनाव में अपना ऑडिट करवा के आए हैं। तो कांग्रेस पार्टी के मित्रों को तो मुझे लग रहा है कि इस प्रकार की आत्मश्लाघा से थोड़ा सा बचना चाहिए। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है। सुरेश जी, एक महत्वपूर्ण बात यह है, हालांकि ये जो परसेंटेज वाली, ये कमीशन वाली ये जो बातें होती है मैंने देखा है, और एक चीजें होती है सर कथित तौर पे, या फिर कोई कह रहा हो व्यक्ति कहीं चौपाल पर आप जाइए, लेकिन जो कहते भी है तो वो भी कहते भाई कि ऐसा होता है। एथेंटिक ये चीजें होती है नहीं होती है, इस पर अगर हम चर्चा करेंगे तो डिबेट बड़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन जो बात है, अगर हम इसको एक सार्थक तौर पर देखें कि अब विधायकों की निधि बढ़ गई, हालांकि उसमें बड़ा सवाल यह भी है सर कि विधायक अपनी निधि पूरी खर्ची नहीं कर पाते। नहीं, देखिए, कमीशनबाजी वाले मामले पर मैं इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि मैं पत्रकार हूं और मेरे को राजनीतिक आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। उचित बात। मेरा मेरा अधिकार यह है कि जब मुझे कोई खबर मिलेगी या मुझे कोई भी माननीय सूत्र, जिसको कह सकते हैं, मैं यहाँ माननीय विधायक नहीं कहूंगा, मेरे सूत्र यदि मुझे कोई खबर देंगे तो ये प्रामाणिकता के आधार पर प्रकाशित करना मेरा दायित्व है। मैं किसी पर लांछन नहीं लगा सकता कि विधायकों को 3 करोड़ मिलेंगे तो उनमें से कमीशन खा जाएंगे, या पहले जो है उसमें कमीशन खा गए, ये मेरा काम नहीं है। एक बात तो ठीक है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि राजनीति में बहुत ही संतुलित व्यवहार होता है। संतुलित व्यवहार से मतलब आक्षेप भी, जैसे आज माननीय कमलनाथ जी जैसे अनुभवी व्यक्ति के द्वारा जो बात कही गई और उन्होंने कहा कि क्रियान्वयन होगा तब तो मानेंगे, और उसके साथ उन्होंने तत्काल एक दूसरा सेंटेंस बोला कि 100% क्रियान्वयन होगा तब मानेंगे। इसका तात्पर्य यह है कि आपको अपना स्टेटमेंट बदलना पड़ा। तो हम लोग जो समीक्षक लोग हैं ये तय सोचते हैं उसमें से कि कमलनाथ जी को इस बात का कहीं न कहीं इल्म था, भान था कि 100% क्रियान्वयन नहीं हो रहा, लेकिन क्रियान्वयन तो हो रहा है। ये 2 बातें उसमें निकल करके सामने आती है। तीसरी बात मैं फिर आपको मुद्दे पर ले जा रहा हूं जी। आज जो है जरूरत इस चीज की है कि कोरोना के बाद की परिस्थितियों से निपटने के लिए हमें सभी लोगों को मिलकर के काम करना चाहिए, क्योंकि जनता ने बहुत दुख सहा है, जनता ने सब महसूस किया है। जो संजय यादव जी कह रहे थे वो भी महसूस किया है कि ऑक्सीजन की कमी थी, लोग मर रहे थे, लेकिन ये केवल मध्य प्रदेश में कमी थी, मध्य प्रदेश में लोग मर रहे थे, ऐसा बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। ये वैश्विक महामारी थी, और वैश्विक महामारी में जो पतझड़ की तरह लोग गिरे हैं, मरे हैं, उसका जो है राजनीतिकरण करने की बजाय समाज में आए जो घाव हैं उन्हें भरने की दिशा में ध्यान देना चाहिए। राजनीति में तो हम देख चुके हैं कि लोगों को किस तरह की राजनीति करने के कितने लाभ होते हैं। मैंने एक बार टिप्पणी करी थी, संजय जी को शायद ये बुरी लग सकती है, कि मैं जब रोज ट्वीट पढ़ता हूं बड़े लोगों के, तो मैं कांग्रेस कार्यालय का ट्वीट पढ़ता हूं, वो केवल भाजपा का नाम लेकर के लिखते हैं। मैंने कहा कि आप दिन में 5 ट्वीट करके 5 बार भाजपा लिख रहे हो, इसका मतलब यह है कि आप भाजपा का प्रचार कर रहे हो या कांग्रेस का प्रचार कर रहे हो। आप कांग्रेस की बात कहिए, कांग्रेस का ट्विटर हैंडल है, वो कांग्रेस की बात कहेगा। वो भाजपा मैं संजय जी से भी आग्रह करूंगा कि वो एक बार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का ट्विटर देखें जिसमें केवल भाजपा की आलोचना होती है। तो आप आलोचना करिए, लेकिन भाजपा 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 लिख करके आप क्या बताना चाहते हैं? ठीक है, मतलब आपके कहने का मतलब है कि इनको हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि केवल आलोचनाओं से जन समर्थन नहीं मिलता। चलिए ठीक है, एक अंतिम प्रतिक्रिया संजय जी से ले लेते हैं, फिर उमेश जी से एक अंतिम प्रतिक्रिया लेंगे। जी संजय जी। जी,
किस बात के लिए? संजय जी, ओवरऑल एक अंतिम प्रतिक्रिया सर, एक अंतिम प्रतिक्रिया आप इस बात पर भी दे सकते हैं। अंतिम प्रतिक्रिया है जी। राज्यपाल जी के अभी भाषण पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भाषण दिया है अपना, जैसा उनका स्वभाव है कि जोर जोर से बोलना, इतना झूठ बोलना कि लोगों को सख्त लगने लगे, ये धरातल पे मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि मैं उसका भुक्तभोगी हूँ। मुख्यमंत्री जी ने कहा था मेरे से आके मिलिए, मैं भेदभाव नहीं करूंगा। मैं 5 बार मिल चुका हूँ और आदिवासियों को से यहाँ सिंचाई योजना के लिए, मेरे क्षेत्र में कॉलेज नहीं है, बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। उन्होंने 5 बार लिखा, लेकिन अधिकारियों का कहना है मुख्यमंत्री जी का लिखा नहीं मानते जब तक मुख्यमंत्री जी बोलेंगे नहीं। तो एक भेदभाव, मैं उदाहरण दे रहा हूँ उसका कि मुख्यमंत्री के मन में भेदभाव है, उनके रूप में समान जनता नहीं है। समय बेहद कम है सर, एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया उमेश जी की। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आज हमको इस बात का आत्मसंतोष है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार की घोषणाएं करी हैं, उस घोषणाओं से निश्चित रूप से जनता को संतोष भी प्राप्त होगा, प्रतिसाद भी प्राप्त होगा और जनता के भीतर भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो एक स्वाभाविक अनुराग पिछले 17-18 सालों से मध्य प्रदेश में बना हुआ है, और विशेष करके आज किसान भाइयों को इस बात की आश्वस्ति प्राप्त हुई है कि जो कमलनाथ जी की सरकार फसल बीमा का प्रीमियम तक नहीं भर पाई थी, दूसरी तरफ उनके कारण, कमलनाथ जी के कर्ज माफी की घोषणा के कारण जो किसान डिफाल्टर हो गए थे, आज मुझे लग रहा है कि उन किसानों के डिफाल्टर होने वाले जो ब्याज की राशि है, उस ब्याज की राशि का भुगतान और ये जो 88 लाख बिजली के उपभोक्ता हैं, इनको जो बिजली के बिल में प्रतिशोध प्रदान करा गया, चलिए ठीक है, मुझे लग रहा है कि दोनों के लिए बहुत संतोष की बात है। ठीक है सर, ठीक है सर, समय बेहद कम है। मैं आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने हमारे साथ चर्चा में जुड़े और अपने न केवल अनुभव हम तक पहुंचाए, बल्कि साथ ही साथ देखिए आरोप प्रत्यारोप इसी तरह से चल रहे हैं। विपक्ष का यह भी कहना है कि हम कल सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में हैं। बहरहाल सरकार ने अपनी तरफ से घोषणाएं कर दी हैं, विपक्ष को उस पर उतना विश्वास नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल के लिए IND एजेंडा में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।